में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं त्रिलोकनाथ पांडे की पुस्तक महाब्राह्मण जातियों में जकड़े भारतीय समाज का अनदेखा सच इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह औपन्यासिक कृति है। खास बात यह कि त्रिलोकनाथ पांडे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे और उन्होंने लेखन बहुत देर से शुरू किया, यानी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किया। हालांकि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विधाओं में प्रवीण रहे, दोनों ही भाषाओं में प्रवीण रहे, दोनों ही भाषाओं में वो कृतियाँ लिख सकते रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी को अपना प्रेम दिया बतौर साहित्यकार। और प्रेम लहरी, चाणक्य के जासूस, ये उपन्यास इस उपन्यास से पहले आ चुके हैं। खुफियागिरी, युगे युगे और काशी कथा, ये दो कहानी संग्रह आ चुके हैं जिनका मैं उल्लेख बुक कैफे में कर चुका हूँ। खास बात यह कि त्रिलोकनाथ पांडे से शब्दरथी कार्यक्रम में मैंने बात भी की थी और यह एक बेहद आश्चर्यजनक बात है कि एक लेखक जो इतने विलंब से जिसने लिखना शुरू किया, उसने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कृतियां हिंदी जगत को दी। महाब्राह्मण उपन्यास की बात करूं तो यह उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो बहुत मेधावी छात्र था, लेकिन बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। गरीब परिवार में पैदा हुआ था, पढ़ाई के लिए उसके पास कोई माध्यम नहीं था। वह दोस्तों के साथ उनका खाना बनाकर अपना जीवन यापन करके पढ़ाई कर रहा था। उपन्यास की कथा ये कहती है कि जब वह ग्रेजुएशन में विश्वविद्यालय में विभाग में उसने सर्वोच्च स्थान हासिल किया तो उसे अचानक एक चपरासी का बुलावा है। चपरासी, जिसे स्कूल के छात्र लगभग सर कहते थे, वह बुला के ले गया कि आपको फलां मास्टर साहब बुला रहे हैं। और जो मास्टर साहब बुला रहे थे वह विभागाध्यक्ष थे और उन्होंने बड़े ही प्यार से गले लगाया और कहा कि तुम जो है कहाँ रहते हो, तुम बड़ी प्रतिभाशाली हो, कल फिर मिलो। और फिर उन्होंने पूछा, परिवार के बारे में जानना चाहा और इस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ जो इतना गरीब है। उसने बताया कि मैं भोजन बनाकर जो है किसी तरह से रहता हूँ। बोले, अरे तुमको क्या ज़रूरत है। और फिर इस उपन्यास में त्रिलोकनाथ पांडे इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस तरह से उस अध्यापक महोदय ने एक गरीबी से अपना जीवन खुद इतना समृद्ध बनाया था कि न केवल उस विश्वविद्यालय में वो विभागाध्यक्ष बने, बल्कि उनके ससुर जी की बड़ी सी कोठी में भी वो रहते थे। उन्होंने इस लड़के से, जिस लड़के जो इस कहानी का सबसे बड़ा नायक है, वह लड़का को कहते हैं कि तुम क्यों लोगों का खाना बना के रहते हो, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। और जब वे अपने घर में ले जाते हैं, उनकी इकलौती बेटी होती है, उस लड़की को संभवतः छूट होती है कि वह इस लड़के के कमरे में जा सके, इससे प्रेम संबंध बढ़ा सके। उसी दौरान एक दिन वो शुक्ला जी जो है बहुत आग बबूला होते हैं और आग बबूला होके बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम महाब्राह्मण। यह ब्राह्मणों में जो उपजातियां हैं उनमें जो लोग जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोग होंगे, उनको पता होगा कि महाब्राह्मण यानी महापात्र, महापातर जिसको कहते हैं, महापात्र नहीं, महापात्र एक बड़ी टाइटल है जो उड़ीसा की, महापातर कहते हैं उसको भोजपुरी में। और महापातर, महाब्राह्मण, ये वो लोग हैं जो मृत्यु के बाद कर्मकांड कराते हैं 10वां के दिन, जिनकी बिना उनके द्वारा किए गए कर्मकांड से ही कोई पितर मुक्त हो सकता है। जो ब्राह्मणों की जो मुख्य जातियां हैं वो महापात्रों का छुआ नहीं खाती हैं। यह आज भी गांवों में ये व्यवस्था है। तो वो जो विभागाध्यक्ष महोदय थे, जो कभी अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे और जिनकी दयालुता का आलम यह था कि वो उस लड़के को, उस युवक को ज़बरदस्ती अपने घर ले जाते हैं, वे उसको निकाल देते हैं और कहते हैं कि कभी दिखना मत मेरी बेटी के आसपास।
वह बेचारी लड़की जो एक बार जा भी चुकी होती है इसके कमरे में और जिसका शारीरिक संसर्ग भी बन चुका होता है उस युवक के साथ, वह बाहर मिलती है और वो बहुत दुखी होती है। वो ले जाने की कोशिश करती है लेकिन इस लड़के को अवसर नहीं मिलता है। फिर ये लड़का अपने गांव के किसी यादव वर्ग के व्यक्ति के पास जाता है और उसके साथ रहता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में इसकी डिग्री खराब कर दी जाती है। इसको उतना नंबर नहीं दिए जाते जितने नंबर का वो हकदार होता है। उसको लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया और मैं क्या करूं। इस बीच वो लड़का अपने अतीत में झांकता है और उसको पता चलता है, उसको मालूम है कि गांव में उसकी माँ है और काका हैं। काका और माँ एक साथ रहते हैं। उसके पिता जी किसी दौर में दबंग आदमी थे लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। गांव की अंदरूनी जो राजनीति है जिसमें दूसरे लोग शामिल हैं, असली ब्राह्मण शामिल हैं, यादव शामिल हैं, चौबे जी शामिल हैं, वो लोग हैं जिनमें राजनीतिक तौर पर मंत्री भी होते हैं और दबंग जमींदार नेता भी होते हैं और महाब्राह्मणों का जो महल्ला अलग है वो होते हैं। ये लड़का बहुत हताश होकर रेलवे स्टेशन पर बैठता है। फिर वहाँ उसको एक व्यक्ति मिलते हैं जो उसको ले जाते हैं इलाहाबाद में किस तरह से वो लड़का तैयारी करता है, न केवल और उसकी माँ उसके पिता की हत्या चूँकि पुलिस द्वारा की गए छापे में होती है और पुलिस वालों ने जिस दिन घर पर उसके पिता को पकड़ने के लिए छापा मारा था उस दिन उसकी माँ के साथ बलात्कार किया था और जब बलात्कार किया था तो माँ के गर्भ में यही बच्चा था और माँ ने उस दिन संकल्प लिया था कि मेरा बेटा पुलिस बनेगा। इसलिए यह लड़का जो मेधावी था उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में केवल पुलिस सर्विसेज का ही ऑप्शन दिया, आईएएस का ऑप्शन नहीं दिया और फिर किस तरह से पढ़ाई कर वह तीसरे नंबर पर होने के बाद पुलिस सेवा में आया। पुलिस सेवा में आने के बाद किस तरह से एक एडीजी जो उस इलाके के उसको होम कैडर मिलता है। पृष्ठभूमि कहानी की उत्तर प्रदेश है, जिला बनारस है, चंदौली है, चंदौली का बमनियाव गांव है। हालांकि इस नाम का एक गांव वहां पर है, वहां की क्या स्थिति है नहीं मालूम। त्रिलोकनाथ पांडे जी ने अपनी जो पृष्ठभूमि है दूसरे महाब्राह्मण हैं उनकी ऊपर गहन शोध के साथ उन्होंने ये बात लिखी है। वह एडीजी अपनी शराबी लड़की के साथ इस लड़के का रिश्ता सिर्फ इसलिए तय कर देता है महाब्राह्मण जानते हुए भी। उसी दौरान उस गांव का एक लंपट जिससे उस लड़की के संबंध हैं वह भी आ जाता है और वो पहचान जाता है कि ये महाब्राह्मण है। वो हंगामा करना शुरू करता है। वो लड़की जिससे इनकी शादी होती है रोज़ शराब पीकर इनके पास उसी लड़के के साथ चली जाती है जो इनके गांव का हो लेकिन राजनीतिक रूप से सक्षम परिवार का सदस्य। और अंततः यह पुलिस अधिकारी एक दिन आत्महत्या कर लेता है। इस बीच जो इसकी पत्नी के साथ जिस लंपट लड़के का संबंध है जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार है उसकी बहन इनके घर में आ जाती है और फिर ये दोनों जो लंपट व्यक्ति है और जो इनकी व्यभिचारिणी पत्नी है वो दोनों आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्ति इसी लड़की से संबंध है जो लड़की अपने प्रेम के चलते भाग गई थी और जिसको वेश्यालय से उठा के ये ले आया होता है। बड़ी ही जिसको कहते हैं कि जाति के संजाल में और राजनीतिक उठापटक और प्रशासनिक छलछद्म और पूर्वी उत्तर प्रदेश या भारत का जो अधिकांश इलाका है उसमें जातीय जकड़न कितनी गहराई तक है, किस तरह से षड्यंत्र होता है पारिवारिक, किस तरह से गांव की राजनीति में षड्यंत्र होता है, उस पर एक बेहद कह सकते हैं कि उम्दा पुस्तक है। इतने गहन और सूक्ष्म दृष्टि के साथ एक उपन्यास महाब्राह्मणों पर लिखने के लिए संभवतः इस जाति को लेकर ब्राह्मणों की इस उपजाति को लेकर लिखी गई यह पहली पुस्तक होगी अपनी तरह की जिसने यह बताया है कि ब्राह्मणों की उपजाति में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जो दलितों और म्लेच्छों की तुलना में भी ज़्यादा उपेक्षित और उपेक्ष है। उसका सम्मान केवल उस दिन होता है जिस दिन 10 गात्र का कर्म होता है, उस दिन उसकी बात मानी जाती है, बाकी दिनों में उसका छुआ भी नहीं खाया जाता। तो उस परिवार में पैदा हुआ कोई व्यक्ति किस तरह से आईपीएस बनने के बाद भी हिकारत का शिकार होता है, किस तरह से अपनों से छला जाता है,
यह सब कुछ बहुत ही गहराई से और बहुत ही बारीक दृष्टि से इस उपन्यास में लिखा है। त्रिलोकनाथ पांडे जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे बार बार अपनी लेखनी से चौंका रहे हैं और नए नए विषयों पर पुस्तकें ला रहे हैं। वो ऐसे ही लिखते रहें। हमारी कामना है अगर आप अच्छे उपन्यासों के गुण ग्राहक हैं तो आप इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 299 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 216। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें, अपना मनोरंजन करते रहें और देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।